मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना। हाई ब्लड प्रेशर बॉडी में होती है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर कहाँ पे होगी? हाई ब्लड प्रेशर हमारे आर्टरीज में होती है। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज जो ऑक्सीजन वाली ब्लड को कैरी करती है और हार्ट पंप करता है। तो जो ऑक्सीजन वाली ब्लड है वो आर्टरी से होते हुए पूरे ऑर्गन में जाती है। तो जो आर्टरीज है इसमें जो ब्लड का प्रेशर है, यानी कि जो ब्लड इसमें से बहता है, ब्लड जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये बहुत प्रेशर के साथ, यानी कि इसके वॉल पे, इसके जो दीवार है उस पर बहुत फोर्सफुली प्रेशर डालता है, बहुत फोर्स के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। उसको उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आर्टरीज में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होती है आर्टरीज में वो क्या होती है? वो धीरे धीरे एलिवेट करती है। इसका मतलब है धीरे धीरे जो उसका प्रेशर है वो ज़्यादा होते जाता है टाइम के साथ। अगर इसका इलाज ना किया जाए, अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए तो धीरे धीरे ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब हाइपरटेंशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हाइपरटेंशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो इसकी एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 mmHg से ज़्यादा होती है। अब सिस्टोलिक का क्या मतलब है? अगर ये आपकी हार्ट है तो ये जब ब्लड को ये जब ब्लड को पंप करती है, ठीक है, तो जब ये पंप करती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और ये जब रेस्ट करती है, यानी कि जब ये आराम करती है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक है, जब ये सिस्टोलिक के टाइम में क्या होती है? ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरे ऑर्गन्स में जाती है और ये ऑक्सीजन वाली ब्लड को आर्टरीज में भेजती है। तो उस टाइम में जो प्रेशर लगती है, जो एवरेज प्रेशर अगर निकाले तो वो 140 mmHg से ज़्यादा होती है। mm मीन्स मिलीमीटर, Hg मीन्स मरकरी। तो इससे ये 140 से ज़्यादा होती है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए बॉडी में? 120/80। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक, 180 डायस्टोलिक। तो जो 120 है इससे ज़्यादा है 140, और 140 से भी ज़्यादा होती है जब हाई ब्लड प्रेशर होती है, ठीक है। और डायस्टोलिक क्या हो सकती है? डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा होगी। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जो सिस्टोलिक है वो ज़्यादा हो जाती है और डायस्टोलिक नॉर्मल रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि सिस्टोलिक नॉर्मल रहती है और डायस्टोलिक ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसी भी कंडीशन आएगी जब दोनों ही हाई हो जाएगी, यानी कि 140 से ज़्यादा हो जाएगी और 190 से भी 190 से 90 से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कब ज़्यादा हो जाएगी? कुछ समय के बाद, यानी कि धीरे धीरे अगर इलाज ना किया जाए ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का, तो वो धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन आ जाती है। नॉर्मली लोग इसका इलाज करवाना ज़रूरी ही नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि इसका मेडिसिन खाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है लोगों की, क्योंकि इसका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास जब तक कि कोई सीरियस कंडीशन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। ओरिजिनली हम इसको साइलेंट किलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने के साथ साथ जब ये बॉडी में होती है तो जनरली कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए बोलते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी को खोखली करती जाती है, एक तरह से पूरे ऑर्गन्स को डैमेज करती जाती है। जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है अगर उसका इलाज ना किया जाए। तो इसको हल्के में या फिर इसको नॉर्मली लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है। सबसे पहले इधर मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है, देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल बीपी होती है उसकी जो सिस्टोलिक वैल्यू है वो कितनी होती है? सिस्टोलिक वैल्यू या तो 120 होगी या फिर 120 से नीचे हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितनी होनी चाहिए? वो 120/80। मैं लिख देती हूँ 120/80 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल बीपी है या तो 120 होगी, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को हम डायस्टोलिक बोलते हैं।
या तो 120 होगी या फिर 120 से अगर नीचे है ब्लड प्रेशर तो हम उसको नॉर्मल में ही काउंट करेंगे, ठीक है। जो डायस्टोलिक है या तो 80 होगी या फिर 80 से नीचे होगी। जो प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, मतलब हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने से पहले की जो स्थिति होती है उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है वो 120 से 139 के बीच रहती है, और जो डायस्टोलिक बीपी होती है वो 80 से 89 के बीच रहती है, ठीक है। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें स्टेज 2 होती है, यानी कि स्टेज 2 टाइप की होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगी, 140 से 159 के बीच होगी, और डायस्टोलिक में 90 से 99 के बीच होगी। जो स्टेज 2 होगी उसमें जो सिस्टोलिक है वो 160 से ज़्यादा हो जाएगी, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या क्या ब्लड के क्लासिफिकेशन है, ब्लड प्रेशर की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। और अगर आपके घर में कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी पर्सन को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन सभी डेटा के अकॉर्डिंग आप उनका पता लगा सकते हैं कि प्री हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है तो स्टेज 1 है या फिर स्टेज 2 है। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि कितने टाइप्स की होती है हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम देखेंगे, या तो हम 2 टाइप की होती है। पहला है क्या है, पहला है प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन। दोनों को हम साथ ही बोलते हैं, या तो प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल ले या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन बोल ले, ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी या फिर जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं वो नॉर्मली सभी लोगों को होते हैं। 90% केसेस प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन के ही होते हैं, और ये बहुत कॉमन फॉर्म है हाइपरटेंशन की। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, एग्जैक्ट जो कारण है वो अभी तक अननोन है, यानी कि इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन किसी व्यक्ति को हो सकती है। पहला क्या है, एज के कारण। अगर किसी व्यक्ति का एज जितना ज़्यादा होगा, एज के साथ साथ ये हाइपरटेंशन ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगी। मतलब अगर एज होगा किसी व्यक्ति का तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा होने लगेगा एज के साथ साथ, ठीक है। दूसरा है अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स मीन्स कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, कई लोगों की आदत होती है। तो जो अनहेल्दी खाना खाते हैं उनमें भी ये समस्या हो सकती है। ये यंग पीपल में भी हो सकती है जो अनहेल्दी खाना खाते हैं। इंक्रीज सॉल्ट इनटेक। जो व्यक्ति नमक ज़्यादा खाता है अपने खाने में, उसके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टेंशन। टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण इनसफिशिएंट रेस्ट। अगर कोई व्यक्ति काम ही करते रहेगा और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो उस कंडीशन में भी ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हो जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर फिजिकल एक्टिविटी कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके बॉडी में हाइपरटेंशन होने की संभावना होती है। स्मोकिंग के कारण हो सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापे के कारण हो सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर कुछ और प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अपने माता पिता से भी बच्चों में ये आ सकती है, ये फैमिली हिस्ट्री के कारण भी। फॉर एग्जांपल अगर किसी के दादा या फिर दादी में है तो फिर हो सकता है कि उसके जो ग्रैंड डॉटर हो या फिर ग्रैंड सन हो उसमें भी ये आने की समस्या हो सकती है, या फिर जो उसका सन हो उसमें भी ये आने की समस्या हो सकती है। फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली को अगर है जेनेटिक या फिर जीन में अगर ये है तो हो सकती है कि ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। टोबैको यूज़, तंबाकू यूज़ करने से हो सकती है, और एक्सेस चाय या फिर कॉफ़ी पीने से भी हो सकती है। इसके अलावा एक्सेस अल्कोहल को कंजम्पशन करने से भी हो सकती है। अधिक शराब पीने के कारण भी हो सकती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब होती है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन उस स्थिति में होती है जब बॉडी में कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन कौन सी? स्टेज 2 यानी कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। ये क्या होती है? अचानक से हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स रहती है और उस प्रॉब्लम्स के वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो ब्लड का प्रेशर है वो सडनली ज़्यादा हो जाता है। कौन से प्रॉब्लम की वजह से? जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है, कोई भी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्गन अगर सही से फंक्शन नहीं कर रही है, या फिर कहीं पे ट्यूमर्स की डेवलपमेंट हो रही है, कैंसरस सेल कहीं बनने की स्थिति में है, तो ये सभी क्या होगा? ये सभी हो गए अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, और
और ये जो ब्लड प्रेशर का हाई होना है ये सडनली हो जाता है। अब क्या क्या कारण है या फिर क्या क्या मेडिसिन होते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है रीनल पैरेन्काइमल डिजीज। इसका क्या मतलब होता है? रीनल पैरेन्काइमल डिजीज का मतलब होता है कि दोनों किडनी में, किसी व्यक्ति के दोनों किडनी में लगातार सिस्ट का फॉर्मेशन होना, लार्ज अमाउंट में सिस्ट बनती है। सिस्ट क्या होती है? सिस्ट एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल सी, उसके अंदर में फ्लूइड भरा होता है और अगर सिस्ट का इलाज ना किया जाए तो वो कैंसरस सेल में डिवेलप हो सकती है। तो जो सिस्ट की फॉर्मेशन है वो दोनों किडनी में साथ में ही बनना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि जो किडनी का हेल्दी टिश्यू है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और जो किडनी की फंक्शन है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे वो किडनी बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर देगी। ठीक है, दूसरा क्या है? नैरोइंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेनोसिस। नैरोइंग हो जाती है रीनल आर्टरीज में। रीनल का मतलब क्या होता है? रीनल हम किसको बोलते हैं? किडनी को हम मेडिकल टर्म में रीनल बोलते हैं। तो किडनी की जो आर्टरीज है जिसमें से ऑक्सीजन वाली ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होती है, तो वो जो आर्टरीज है किडनी की उसमें क्या होती है? नैरोइंग, यानी कि वो पतली हो जाती है। अगर ये आर्टरीज की इतनी, इसकी जो मोटाई है वो इतनी है तो वो सिकुड़ करके इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब वो पतली कैसे हुई? कभी कभी हो सकती है कि यहाँ पे प्लेग बन सकती है, मतलब जैसे एक तरह से वहाँ पे एक गाढ़ा सा कोई सब्सटेंस चिपक सकता है अंदर में। अगर ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा अगर आप फैटी चीज़ें खाएंगे तो हो सकती है कि यहाँ पे प्लेग बन जाए। प्लेग से भी क्या होती है कि नैरो हो जाती है आर्टरी ये, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि नैरोइंग हो जाती है रीनल आर्टरी की। हो सकती है कि कोई डिजीज़ के कारण भी जो आर्टरी है वो अपनी साइज से छोटी होने लगी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होती है? जो सभी जो ऑर्गन्स है एक औरत का वो कंप्रेस होता है, क्योंकि जो बेबी है वो बड़ा होता है तो उसके जो सभी ऑर्गन है वो थोड़े थोड़े दब जाते हैं। उस कंडीशन में भी हो सकती है। उस कंडीशन में हो सकता है कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए या फिर उसको पहले से कोई अगर प्रॉब्लम हो और वो अगर प्रेग्नेंट हो गई हो तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी के टाइम में ही डेवलप कर जाएगी, जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अगर कोई महिला ज़्यादा ले लेती है तो इसकी कंडीशंस भी आ सकती है कि हाइपरटेंशन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में या फिर एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? किडनी के जस्ट ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर होती है, ये किडनी आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? हमारे ब्रेन में होती है। तो अगर दोनों ग्लैंड्स में ट्यूमर्स क्या होती है? अगर कैंसर सेल बनना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगी? उस कंडीशन में उसको क्या होगी? सेकेंडरी हाइपरटेंशन की स्थिति हो जाएगी। उस व्यक्ति को अचानक से ऐसा फील होगा जैसे कि उसका जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। छठा क्या है? कोआर्क्टेशन ऑफ द आयोटा। कोआर्क्टेशन का मतलब क्या होता है? कोआर्क्टेशन का मतलब होता है कि जो आयोटा है, आयोटा क्या होती है? आयोटा हार्ट पंप करती है ऑक्सीजन वाली ब्लड को आयोटा में, और फिर आयोटा के बहुत सारे ब्रांचेस छोटे छोटे निकले होते हैं जिससे कि पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन वाली ब्लड मिलती है और उसके साथ ही साथ हम जैसे बोल सकते हैं कि शुद्ध ब्लड पूरे ऑर्गन्स को मिलती है आयोटा के माध्यम से। ठीक है, तो जो आयोटा है वही पतली हो जाती है। कोआर्क्टेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे में जन्म से ही ये स्थिति बनी होती है, यानी कि ये कॉन्जेनाइटल, एक तरह से बोल लीजिए कि कॉन्जेनाइटल डिजीज है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम से इसको ये प्रॉब्लम होती है कि जो इसकी आयोटा है वो पतली होती है, वो नैरो होती है। ठीक है, सातवां क्या है? कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो वो क्या मेडिकेशंस है, क्या मेडिसिन है? बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर कोई महिला अगर ये पिल्स लेती है जिससे कि बेबी ना हो तो उस कंडीशन में भी हो सकती है। दूसरा क्या? कोल्ड रेमिडीज़ के कारण भी हो सकती है, या फिर जो पेन रिलाइवर्स होते हैं, अगर पेन कम करने की जो दवा होती है जो नॉर्मली शॉप पे मिल जाती है मेडिसिन के, अगर वो ज़्यादा ले लेंगे उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने की स्थिति हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इलीगल जो ड्रग्स होते हैं उसके कारण हो जाती है। इलीगल ड्रग्स में क्या आते हैं? कोकेन एंड एम्फेटामाइंस।
ठीक है। तो इन दोनों के लेने के कारण भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। हाइपरटेंशन के क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हाइपरटेंशन की स्थिति जब आएगी किसी व्यक्ति में, उसके बॉडी में अगर ये समस्या होगी तो उसके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है वो एलिवेट रहेगा। दूसरा क्या है, सीवियर हेडेक होगी, पेशेंट को डिजीनेस होगी। और तीसरा ब्लड विजन होगी। ब्लड विजन का मतलब उसे धुंधला दिखेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया यानी कि उसको वॉमिटिंग करने का मन होगा, उसको फीलिंग आएगी वॉमिटिंग की, और फिर उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। फेटिग एंड कन्फ्यूजन, फेटिग मीन्स उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी और वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। इसके अलावा है एपिस्टेक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हाइपरटेंशन है उसकी स्थिति में व्यक्ति के नाक से खून भी आ सकता है, यानी कि ब्लीडिंग भी हो सकती है नोज से। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगी। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसको ऑक्सीजन सही से नहीं आएगी, ठीक। इरेगुलर हार्ट बीट उसकी इरेगुलर रहेगी। रेटिनल चेंजेस, यानी कि आई में जो रेटिना पाई जाती है उसमें भी चेंजेस आएंगे। उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स, यानी कि जो रेटिना है वहाँ की जो नर्व्स है, रेटिना की जो नर्व्स टिश्यू है उसमें वाइट स्पॉट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। या फिर वहाँ की जो आर्टरीज है रेटिना की उसमें क्या होगी, नैरो हो जाएगी, वो पतली हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एटेरियोलर नैरोइंग, ठीक। इसके अलावा हैमरेज, वहाँ पे ब्लीडिंग होने की संभावना भी हो सकती है। इसके अलावा एक्सुडेट्स, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ के ब्लड वेसल्स से लीकेज भी हो सकती है। लीकेज किसकी होती है, अक्सर लीकेज एल्बुमिन की होती है, ठीक है। तो एक्सुडेट्स, रिसाव होगी, हैमरेज, ब्लीडिंग होगी, कॉटन वूल स्पॉट्स, वाइट पैच आ जाएंगे रेटिना के जो टिश्यू है, नर्व टिश्यू है वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो, छोटी भी हो सकती है, अपने साइज से छोटी हो जाएगी, ठीक है। ईयर नॉइज या फिर बजिंग, उसको हमेशा लगेगा जैसे कि उसके कान में कुछ बज रहा है, उसको कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ कान के अंदर कुछ हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइनिटस, ठीक। इसको पेशेंट को होगा, बहुत ज़्यादा ही फील होगा, ठीक है। इसमें क्यों होती है ये ईयर नॉइज या फिर बजिंग, अक्सर हो जाए अगर ईयर में इन्फेक्शन हो जाए या फिर ईयर में अगर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए, अगर वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाए तो ये जो कंडीशन है टाइनिटस ये हो सकती है। नौमा क्या है, नौमा है टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ वन साइड, जिसको हम बोलते हैं हेमीप्लेजियल। इसको हम अगर एक वर्ड में बोले तो हम इसको बोलेंगे हेमीप्लेजियल, मतलब कि बॉडी के किसी एक साइड में पैरालिसिस हो जाती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर, हार्ट फेल कर सकती है, या फिर हार्ट में जो ब्लड है वो सही से नहीं पहुंचने के कारण हार्ट अटैक भी आ सकती है। स्ट्रोक या फिर ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, इसको हम बोलते हैं मिनी स्ट्रोक। मिनी स्ट्रोक का मतलब क्या होती है कि ये जो हार्ट फेलियर है या फिर जो स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है वो आने का पहला ये सिम्टम होती है, ठीक है। ये एक तरह से वार्निंग साइन होती है कि हार्ट फेल कर जाएगा या फिर हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है जब मिनी स्ट्रोक आती है। स्ट्रोक में क्या होती है कि जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। उसके अलावा किडनी फेल कर सकती है, आई डैमेज हो सकती है, और साथ ही साथ जो विज़न है, जो देखने की क्षमता है वो भी दिन पर दिन ख़त्म होती जाएगी। उसके अलावा है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो सकती है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ यानी कि पेरिफेरल मतलब हैंड्स और लेग्स में, हाथ और पैर में, हाथ और पैर के आर्टरी में डिजीज़ हो सकती है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि लेग में पेन होगा चलने के टाइम में, जब हम चलेंगे या फिर जब वो व्यक्ति चलेगा तो उसके पैरों में दर्द महसूस होगा, और जब उसके पैरों में दर्द महसूस होगा तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्लाउडिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें जो लेग्स होती है उसमें बहुत कम ब्लड जा पाती है, बहुत कम ऑक्सीजन वाली ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाती है, जिससे कि व्यक्ति को चलने के समय में बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा आउट पाउचिंग्स ऑफ एओर्टा। आउट पाउचिंग्स का क्या मतलब है कि अगर ये आपकी अयोटा है, अयोटा क्या होती है, मोटी होती है, और हार्ट अयोटा में ही ऑक्सीजन वाली ब्लड को पंप करती है, फिर वो अयोटा के बहुत सारे ब्रांचेस के थ्रू सभी ऑर्गन्स में जाते हैं, बॉडी
में सभी सेल्स तक तब पहुंचती है क्योंकि आयोटा के ही बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो ये जो आयोटा है ये मोटी होती है क्योंकि जो हार्ट है वो आयोटा में ब्लड को पंप करती है और आयोटा मोटी होने के कारण सभी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचा पाती है। तो ये जो आयोटा है ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा ही फैल जाती है, जिसके कारण जो उसकी वॉल है, जो उसकी दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये सभी टेस्ट करवा करके लानी है, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यानी कि एक पेशेंट की जब उसके बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट से उसे गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या है कि हम क्या चेक करेंगे, हम उस पेशेंट का हिस्ट्री चेक करेंगे। कौन सी हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि उसको पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसको चेस्ट पेन तो नहीं है या फिर उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर वो डायबिटीज़ है तो वो कितने टाइम से है, क्या वो डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, या फिर जो चेस्ट पेन आई थी वो सीवियर थी, माइल्ड थी, कितने समय तक थी, या फिर क्या अभी भी उसके बॉडी में चेस्ट पेन होती है, या फिर कोई भी अदर सिम्टम्स है, उससे हम पूछेंगे, उससे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को चेक करेंगे, उसके फैमिली के बारे में पूछेंगे कि उसके फैमिली में उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, या फिर डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है, या फिर जो उसकी दिल की बीमारी कोई भी हो, किसी भी टाइप की हो, क्या उसके माता पिता को कोई ऐसी बीमारी है। ये सभी बातों का हम पता लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसका मतलब है कि सर से लेकर के पाँव तक हम उसके मतलब एक बाहर से अगर हम उसके पेशेंट को देखेंगे तो सर से लेकर के पाँव तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा है जिससे कि उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट होने लगी है, उसकी जो बिहेवियर है उस पर चेंजेस आए हैं। तो उन सभी को हम बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। सर से लेकर के पाँव तक बॉडी में कहीं रैशेस तो नहीं है, कहीं लीजन्स तो नहीं बन रहे हैं, कहीं सिस्ट तो नहीं बन रही है, कहीं कैंसर सेल की डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है, या फिर उसकी जो हैंड की मूवमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसकी जो लेग्स की मूवमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं, वो सही से चल पा रहा है या नहीं। इन सभी बातों को हम क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को हम चेक करते हैं। और इन सभी बातों को जब हम नोटिस करते हैं तो साथ में हम उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि किसी व्यक्ति का ऊपर से लेकर के, सर से लेकर के पाँव तक हम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, बॉडी में कितनी आरबीसी है, ब्लड में कितनी वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आरबीसी अपनी जितनी अमाउंट होनी चाहिए आरबीसी की उतनी है या नहीं है, या फिर आरबीसी का जो साइज है वो प्रॉपर है या नहीं है उसके ब्लड में। इन सभी बातों का हम पता लगाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं कि ब्लड की जो मात्रा है वो जितनी सफिशिएंट एक नॉर्मल व्यक्ति में होनी चाहिए उतनी है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम यूरिन की एनालिसिस करते हैं कि यूरिन में जो भी सब्सटेंसेस जो आ रहे हैं वो नॉर्मली है या नहीं है, वो कहीं अपने अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं बॉडी से बाहर निकल जा रही है, या फिर कम तो नहीं आ रही है, या फिर किडनी सही से अगर काम नहीं करती है तो यूरिन में बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। बॉडी के बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का हम कैसे पता लगाते हैं, यूरिन की एनालिसिस करके, यूरिन को चेक करके। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखते हैं कि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो चेस्ट की साइज है वो नॉर्मल है या नहीं है, या फिर वहाँ पे म्यूकस का जो एक्यूमुलेशन है वो तो नहीं हो गया। म्यूकस के मतलब फ्लूइड वहाँ पे जमा तो नहीं हो गई है, वहाँ पे वाटर जमा तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हम पता लगाते हैं। इसके अलावा हम ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका मतलब है कि जो ईसीजी हार्ट की जो पंपिंग है, हार्ट कैसे होती है, पंप कैसे कर रही है, वो सही से कर रही है या नहीं है, उसकी जो रिदम है वो ठीक है या नहीं है, इन सभी बातों का हम पता लगाते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करते हैं हार्ट की। सभी सिम्टम्स को देखने के बाद अगर ये तय हो जाता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की समस्या है तो डॉक्टर्स उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मेडिसिन क्या क्या हो सकती है, डाययूरेटिक्स हो सकती है, अल्फा ब्लॉकर्स हो सकती है, बीटा ब्लॉकर्स हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक नर्स है तो उसको कैसे काम करना चाहिए, वो सबसे पहले उस पेशेंट का हिस्ट्री लेगी, उसके बाद उस पेशेंट की डायग्नोसिस करेगी, देन उसकी
प्रोसीजर जो है उसके होने के बाद और होने से पहले उसकी केयर करती है। इसके अलावा हम क्या क्या खुद के लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जिसको आप फॉलो करके अपने जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला है कि हेल्दी फूड खा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर की समस्या अगर है भी तो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा है कि सॉल्ट आपको कम खानी है। तीसरा, मेंटेन करना है आपको एक हेल्दी वेट, ना वेट ज़्यादा होना चाहिए ना वेट कम होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए सुबह सुबह, ताकि जो आपकी मसल्स है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उसको ऑक्सीजन सही से मिल सके और जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, जिससे कि हाइपरटेंशन की समस्या अगर बहुत सीवियर होने वाली हो तो उसकी जो कंडीशंस है, उसकी जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप अल्कोहल को लिमिट कर सकते हैं और आपको स्मोक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। उसके अलावा आपको जो स्ट्रेस होती है उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करके भी बहुत से कंडीशन से बचा जा सकता है, जिसमें एक हाइपरटेंशन भी है। और हाइपरटेंशन में जो मेनली अफेक्टेड होती है वो स्ट्रेस के कारण ही होती है। जो ब्लड की प्रेशर है वो मेनली अफेक्टेड क्या होती है, स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसके बाद व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति या तो अल्कोहल ले लेता है या फिर स्मोक कर लेता है, जिससे कि उसको कुछ समय के लिए रिलैक्स मिलता है। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने आना चाहिए, जिससे कि क्या, जिससे कि हाइपरटेंशन की समस्या थोड़ी सी कम हो जाए। इसके अलावा है कि आप घर पर ही अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे तो इससे ये होगा कि जो ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा भी एलिवेट होगा तो आप जल्दी से हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपकी जान बच सकती है। क्योंकि सीवियर कंडीशन में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशंस आ जाती है, जिसमें व्यक्ति के पास थोड़ा भी टाइम नहीं होता है हॉस्पिटल जाने के लिए, और हॉस्पिटल जाते जाते तक वो अपनी सांसें भी तोड़ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या कारण है जिससे कि हाइपरटेंशन होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हाइपरटेंशन के बारे में कोई और भी नॉलेज है, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।